स्वागत है आप सबका। मैं रजनीश आपके लिए आज फिर ले आया हूं एक कहानी। आज की कहानी है एक हॉरर स्टोरी। रोहित और सौरभ दोनों दोस्त जॉब की तलाश में भटक रहे थे। इसी के चलते दोनों ने कई एग्जाम दिए थे। दिसंबर के महीने में दोनों एक एग्जाम को देकर वापस लौट रहे थे। शाम के 4 बज चुके थे। उनका एग्जाम सेंटर उनके होम टाउन से काफी दूर था। वो दोनों एक पुराने और गांव से दूर एक बस स्टॉप पर उतर गए क्योंकि उनको वहां से दूसरी बस पकड़नी थी। उफ, अभी तो दूसरी बस आने में 2 घंटे का टाइम है और यहां हम दोनों के अलावा और कोई है भी नहीं। रोहित ने अपनी हैंड वॉच को देखते हुए कहा और उसने भौं से सिकुड़ते हुए ये बात कही, यार यहां पर तो कोई और होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं है। भूख की वजह से जान निकली जा रही है। सौरभ ने हाथ मलते हुए कहा। उसकी नजरें चारों तरफ देखी जा रही थी। उनको सामने एक छोटी सी झोपड़ी में एक दुकान दिखी। खाने की इच्छा से दोनों वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस दुकान में एक बूढ़े आदमी के अलावा कुछ भी नहीं था। बाबा, यहां आसपास कोई दुकान या होटल है जहां खाना मिल सके खाने को? नहीं बेटा, यहां कोई दुकान या होटल नहीं है। यहां पर तो कोई घर भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ समोसे थे जो बिक गए। चलो मेरे घर चलो, वहां पर खा लेना। वैसे भी यहां सूरज ढल जाने के बाद कोई भी यहां आने से डरता है। बूढ़े के आवाज में गंभीरता थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमें डरा रहे हो? वैसे भी मुझे भूख लग रही है, सौरभ ने बूढ़े को घूरते हुए कहा। अरे रुक ना यार। हाँ बाबा, आप क्या कह रहे थे कि यहाँ लोग सूरज ढल जाने के बाद आने से डरते हैं? क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? रोहित की बातों में जिज्ञासा थी। बेटा, उनका इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है, फिर भी बताता हूं। वो इंसानों का खून चूसने वाले जीव हैं इस जंगल में। बाबा जाइए, आप अपना काम कीजिए और अपने घर वालों को ना अपने दिमाग का इलाज करने के लिए बोलिए, ओके? अरे यार क्या बदतमीजी है। तू चल मेरे साथ। सौरभ रोहित का हाथ पकड़कर खींच के ले गया। भगवान इन बच्चों की रक्षा करना। बूढ़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अपने घर को निकल गया। अंधेरा होने के साथ ही कोहरे ने भी सबको अपने आगोश में ले लिया था। सौरभ रोहित को खींचे ले जा रहा था, तभी उसे सामने एक दूसरा बूढ़ा आदमी दिखा जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चले जा रहा था। सौरभ रोहित का हाथ छोड़कर उसके पास पहुंच गया। बाबा, बाबा, सुनो ना, यहां कोई होटल या फिर दुकान है जहां खाना मिल सके? मैं अपने गांव ही जा रहा था। देखो वो रास्ता है। हाँ, ये रास्ता सीधे होटल तक जाता है। वहां एक बार पहुंच गए ना बेटा, तो दोबारा आने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। बूढ़े ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। चल रोहित, थैंक यू बाबा। सौरभ और रोहित उस रास्ते पर निकल पड़े। वो बूढ़ा व्यक्ति अभी तक उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। यार सुनना, उस बूढ़े बाबा ने क्या कहा था कि हमें इस जंगल में नहीं जाना चाहिए? रोहित ने सौरभ को रोकते हुए कहा। अरे तू भी ना उस बुढ़े की बात पर यकीन कर गया। साला सठिया गया है, वो झूठ बोल दिया होगा। हाँ तू चल, मुझे भूख लगी है, सौरभ ने रोहित को खींचते हुए कहा। कोहरा और जंगल रात के समय और भी ज्यादा खौफनाक दिख रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें दोनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। तभी उन दोनों को सामने एक बहुत पुराना और बड़ा रेस्टोरेंट दिखा। दोनों अचंभे से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह गए थे, क्योंकि वहां बल्ब की जगह मोमबत्तियां थी। हजारों मोमबत्तियों की कतार सारे रेस्टोरेंट में जगमगा रही थी। यार तू सुन मेरी बात, यहां तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मुझे तो ये सब गड़बड़ लग रहा है यार। ये जंगल के बीचों बीच रेस्टोरेंट और इसकी बनावट और मोमबत्तियां यहां कैसे? अरे तू साला फट्टू ही रहेगा। तू ना उस भूत के चक्कर में मत पड़। अगर होगा तो यहां खा के मरेंगे। चल। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए तो वहां 2 टेबल और 2 जेड़े और 2 वेटर थे। सौरभ से न रहा गया। शाही पनीर का ऑर्डर कर दिया और कुछ देर बाद दोनों का मन पसंदीदा खाना उनके सामने था। रोहित अभी तक रेस्टोरेंट की दीवारों और आसपास मौन बैठे लोगों को देखे जा रहा था। और क्या हुआ? किसको देख रहा है? अबे
खाना खा और चल, निकलते हैं यहां से। नहीं यार, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये रेस्टोरेंट और इसकी बनावट, यहां लोग भी कितने शांत हैं। तभी सौरभ अचानक खाते खाते रुक गया, क्योंकि उसके मुंह में कुछ नुकीली चीज चुभ गई थी। साले ना जाने क्या डाल देते हैं। हाँ? न जाने आंखों में पट्टी बंदी चढ़ी है सबके क्या? सौरभ ने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाकर मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए कहा। सौरभ के होश तो तब उड़ गए जब उसने अपने हाथ में उस नुकीली चीज को देखा। वो कुछ और नहीं, एक इंसान की उंगली थी। वो घबराकर जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके धक्के से मेज पर रखे सारे बर्तन तेज आवाज करते हुए गिर पड़े और टूट कर बिखर गए। आवाज को सुनकर सारे लोग खड़े होकर रोहित और सौरभ को देखने लगे। ये क्या है साला? ये किसी इंसान की उंगली है। मुझे कुछ लफड़ा लगता है। वेटर! सौरभ चिल्लाया। मैंने तो पहले ही तुझसे बोला था कि यहां कुछ गड़बड़ है, रोहित ने चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहा। यह क्या बदतमीजी है? बर्तन क्यों तोड़े? चल इसके पैसे निकाल। रेस्टोरेंट का मालिक डांटते हुए बोला। कौन से पैसे बे? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? तू मुझे खाने के नाम पर इंसान ही खिला देता है? ले ये पकड़ पैसा, सुबह का इंतजार कर, तुझे मर्डर के केस में अंदर करवाता हूं। सौरभ ने रेस्टोरेंट के मालिक की आंखों में आंखें डालकर धमकी भरी आवाज में कहा। यहां ऐसा ही होता है रोज, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि यहां मेरी ही चलती है। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। रेस्टोरेंट मालिक ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई है, हमें जाने दीजिए प्लीज। रोहित ने माफी मांगते हुए कहा। रुक, इसकी तो मैं। वेटर! रेस्टोरेंट मालिक ने सौरभ की बात को काटते हुए बोला। जी सर, इस बदतमीज लड़के को पकड़कर कमरे में बंद कर दो और आज इससे हमारे सारे बर्तन साफ करवाओ। वेटर सौरभ को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है, जो कि एक किचन होती है। और तू इनसे निपट, तुम दोनों ने शोर करके इन सबको गुस्सा दिला दिया है, रेस्टोरेंट मालिक ने कहा। मतलब? रोहित कुछ समझ पाता तब तक रेस्टोरेंट मालिक वहां से चला जाता है और फिर रोहित को शांत माहौल में किसी वहशी दरिंदे की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। जो लोग कुछ देर पहले शांति से खाना खा रहे थे वो एक आदमखोर पिशाचों में तब्दील हो गए थे। उनकी आंखों से खून निकल रहा था, लंबे दांत और बदली हुई चेहरे की आकृति से साफ जाहिर हो रहा था। वो कुछ कर पाते तब तक रोहित भागकर कमरे में खुद को बंद कर लेता है और सब पिशाच उसके कमरे में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। सब पिशाच उसके दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। रोहित बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगा। इधर सब बातों से बेखबर सौरभ गुस्से से पागल हुए जा रहा था। तभी सौरभ को एक बड़े बर्तन के ऊपर रखे स्टील के ढक्कन के हिलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? सौरभ ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आवाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा कि गैस पर बहुत बड़ा एक पतीला रखा है, उसमें कुछ उबल रहा है और उसके ऊपर रखा है एक स्टील का ढक्कन हिल रहा है। जैसे ही उसने ढक्कन को हटाया तो उसमें से एक उबलते हुए इंसान का हाथ निकलता हुआ दिखा और इस दृश्य को देखकर सौरभ की रूह कांप उठी। उस पतीले में एक जिंदा इंसान उबल रहा था। सौरभ की एक दहशत भरी चीख निकल गई। वो उबलता हुआ आनन फानन में उठ बैठा और सौरभ से सहायता की आवाज लगाकर मर जाता है। और उसके मरते ही वो इंसान पतीले सहित गैस के ऊपर से एक भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। इसका शोर सुनकर कुछ पिशाच उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। सौरभ ने हॉल के बाहर देखा तो कांप उठा, क्योंकि उसको सबकी असलियत मालूम हो चुकी थी। अब वो बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे दीवार पर बनी एक खिड़की पर नजर पड़ी। वो उस पर चढ़ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा और उसे इस काम में सफलता भी हासिल हुई कि पिशाच जब तक उसके कमरे का गेट तोड़ते तब तक सौरभ बाहर निकल चुका था। उधर पिशाच रोहित के कमरे के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए और रोहित पर हमला कर दिया। रोहित बेचारा क्या कर सकता था? वो एक इंसान और इतने सारे पिशाचों का सामना अकेले कैसे करता? वो खुद को बचाते हुए कोने में खड़ा हो गया। तभी एक पिशाच ने उसकी गर्दन को काटना चाहा तो रोहित ने अपने हाथों से उसके सर को पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथ में पहने हुए
चांदी की एक अंगूठी उस पिचास के सर पर छू गई, जिससे वो पिचास के सर में आग लग गई और वो पिचास चीख के साथ वहीं ढेर हो गया, जिससे सभी पिचास डर कर रोहित पर हमला करने से झिझकने लगे। इस बात का फायदा उठाकर रोहित वहां से भाग निकला और पिचास भी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो भी रोहित के आसपास मंडराने लगे और हमले की ताक में थे। रोहित सबको डराता हुआ मेन गेट से बाहर निकला और गेट बंद कर दिया, जिससे सारे पिचास उसी के अंदर रह गए। अब रोहित और सारा दोनों सुनसान कोहरे से ढके जंगल के रास्ते पर दौड़ रहे थे। रोहित ने अपनी मां को धन्यवाद दिया, क्योंकि जो अंगूठी उसके पास थी ये उसकी मां की ही थी। मगर ये क्या, उसके हाथ से अंगूठी गायब थी, शायद कहीं गिर गई थी। उधर पिचासों ने मेन गेट को तोड़ दिया था। उन्होंने देखा कि रोहित की अंगूठी वहीं पड़ी है, जो कि दरवाजा बंद करते समय वहीं गिर गई थी। सभी पिचास उसके आसपास से धीरे से निकलकर उन दोनों की खोज में निकल पड़े। सौरभ दौड़ते दौड़ते थक चुका था। वो तेज सांसें लेते हुए एक पेड़ के सहारे खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए रास्ते को खोजने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो डर कर चीख पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक सुंदर सी लड़की थी। उस लड़की ने सौरभ को चुप रहने की सलाह दी और शांत रहने का इशारा किया। कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? सौरभ ने शक में पूछा। मैं भी तुम्हारी तरह जंगल में भटक चुकी हूं। इन पिचासों ने मेरी फैमिली को मार दिया है। सिर्फ मैं ही किसी तरह से उनसे बच पाई हूं। उस लड़की की बातों में भोलापन था। चलो मेरे साथ, मैं तुमको जंगल पार करवाता हूं। वैसे मैं भी रास्ता नहीं जानता, तुम भी मेरी हेल्प कर सकती हो। ओके चलो अब। उधर रोहित भागता हुआ जा रहा था। रोहित को अपने टीचर की कही हुई एक बात याद आई। पिचास लहसुन, चांदी और नुकीली लकड़ी से मरते हैं। तो रोहित ने उसी टाइम एक पीपल की लकड़ी ली और उसे बैग में रखे चाकू से नुकीला करके अपने पास रख लिया। आगे जाकर उसे फिर वही बूढ़ा आदमी मिला जिसने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? कोई सहायता करूं? हाँ साले बूढ़े, तूने ही हमें मुसीबत में डाला है। ये दिख रहा है ये क्या है? रोहित ने उसे नुकीली लकड़ी दिखाते हुए कहा। ये लकड़ी है, इसे क्यों दिखा रहे हो मुझे? ज्यादा चतुर मत बन। मुझे पता है कि तू एक पिचास है और ये रही तेरी मौत। ले मर अब तू। इतना कहकर रोहित ने उस बूढ़े की पेट में एक नुकीली लकड़ी को घुसा दिया, जिससे वो बूढ़ा पिचास के रूप में आके मर गया। सौरभ ने चलते चलते सामने जो नजारा देखा तो वो डर गया। लड़की उसे घुमाकर उसी भूतिया रेस्टोरेंट के पास ले आई। तू मुझे कहां ले आई है चीटर? यही तो है तेरी मंजिल, यहीं पर रहना है तुझे हमेशा। सौरभ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अपने पिचास के रूप में थी और वो कुछ कर पाता तब तक वो लड़की उसके गले में काट चुकी थी। सौरभ दर्द से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसके गले से निकलने वाला खून बंद हो गया और उसके कान और दांत लंबे हो गए थे। रोहित भागता हुआ सड़क पर पहुंच चुका था। वो काफी थक चुका था। उसे अब सौरभ की चिंता सता रही थी कि वो न जाने कहां होगा और किस हालत में होगा। रोहित, पीछे से सौरभ की आवाज आई। रोहित खुशी से दौड़ता हुआ जैसे ही उसके पास पहुंचा तो वो रुक गया। तेरे गले पर ये निशान कैसा? वो ना चोट लगी थी। हाँ, दूर रहना मुझसे। मुझे पता है कि तू सौरभ नहीं, एक पिशाच है। भाई प्लीज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे तुम भी यहीं रुक जाओ ना मेरे साथ, हम दोनों यहीं पर रहेंगे साथ साथ। सॉरी यार मेरे भाई, तुझे मैं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही तुझे पिचास बनकर भटकने दूंगा। मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। भगवान करे तुझे जन्नत नसीब हो। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। इतना कहकर रोहित ने सौरभ को उस लकड़ी के साथ हमला कर दिया, जिससे वो एक पिचास के रूप में आकर वहीं मर गया। रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसे एक बस आती हुई दिखाई दी। वो दौड़ता हुआ सड़क के बीच खड़ा होकर बस को रोकने का इशारा करने लगा। दरअसल उस एरिया में कोई भी गाड़ी वहां नहीं रुकती थी और जो भी गाड़ी रात को वहां से जाती थी वो अपने गाड़ी के गेट पर टोटका किए रहता था, जिससे पिचास उसकी गाड़ी में न घुस सके, क्योंकि रात के वक्त उस क्षेत्र में पिचास बसों पर हमला करके सबको मारकर पिचास बना देते थे।
रोहित को भी पिचास समझकर बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और रोहित को कट मारते हुए बस निकाल दी। बस कंडक्टर ने पीछे देखा कि रोहित सड़क पर गिरा पड़ा है। तब उसके समझ में आई कि अगर वो पिचास होता तो बस की टक्कर से गायब हो जाता। बस ड्राइवर ने बस रोककर रोहित के पास गया और देखा कि उसके सर से खून निकल रहा है। सबने रोहित को उठाया और बस में लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रोहित 2-3 दिन बाद पूरी तरीके से ठीक हो गया था। उसे अपने दोस्त सौरभ के खोने का दुख था। वो अब इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश करता है, मगर अभी भी कई पिचास उसके सपने में आकर उसे उसी भूतिया रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। तो आपको कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? सोनू समाधिया जी ने लिखी थी। जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हाँ, आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मुझे भेजिए, मैं आपके लिए जरूर नरेट करूंगा। आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट अपलोड करूं तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।